ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और अरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 20। बस आज की रात यहाँ ठहरेगा और कल जुलेखा के घर में जुलेखा और उसके बीमार खामद के सिवा और कोई नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जुलेखा के एक भांजा होगा, उसका कोई ख़ास मसला नहीं था। हमने रात का बाकी हिस्सा इम्तियाज़ के घर में गुजारा। इम्तियाज़ की बीवी ने हमारे लिए 2 नए लाफ निकाल दिए। हम सोए तो सुबह 10-11 बजे से पहले आंख नहीं खोली। धूप पूरे शहर में फैली हुई थी। इम्तियाज़ के दोनों बच्चे शहर में खेल कूद रहे थे। बाप की तरह वो भी खूब फरबा थे और हाथी के छोटे छोटे गोल मटोल बच्चों की तरह थे। कुछ देर बाद एक गर्मा गर्म देहाती नाश्ते ने हमारा इस्तकबाल किया। देसी घी के भारी भरकम पराठे, अंडों का आमलेट, सूजी का बादामों वाला हलवा और दूध पत्ती चाय। साथ में रेडियो पर पंजाबी गाने नशर हो रहे थे। इम्तियाज़ और उसकी बीवी में दिलचस्प नोक झोंक भी जारी थी। इमरान भी गाहे बगाहे अपनी कहकाबार बातों में फुलझड़ियाँ छोड़ रहा था। इस माहौल में मुझे अपनी ज़ाती तलखियाँ किसी हद तक भूली हुई थी। वैसे भी मैं सुकून बख्श गोलियां बाकायदगी से ले रहा था। इनके सबब दिमाग पर एक खिलफत अमीज़ धुंध छाई रहती थी और अपने बेपनाह गम की तार मुझे हल्की महसूस होती थी। नाश्ते से फारग होकर इमरान ने सबसे पहले मोबाइल फ़ोन पर अपने सर्कस के असिस्टेंट मैनेजर अब्बास से रब्ता किया और उसे बताया कि वो एक ज़रूरी काम के सिलसिले में लाहौर से बाहर है, इसलिए आज शो में हिस्सा नहीं ले सकेगा। इस इतला के बाद वो कुछ इजी नज़र आने लगा। इकबाल, इम्तियाज़, इमरान और मैं एक बार फिर यहाँ की पुरसरार सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू करने लगे। इम्तियाज़ ने बताया कि महकमा सारे कदीमा का दफ्तर यहाँ से 4-5 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसकी बातों से पता चला कि मौजूदा अफसर खासा ईमानदार और सख्त गिर है। वो किसी किस्म की बेकैदगी बर्दाश्त नहीं करता। इस वजह से नवारदात के मतलाशी खौफजदा रहते हैं। मुकामी लोगों को अगर टीलों से कभी कभार कोई चीज़ मिल भी जाती है तो वो खुद जाकर दफ्तर में जमा करा देते हैं। दोपहर के वक्त इकबाल बाहर का जायज़ा लेने के लिए चला गया। 2-3 बजे के करीब वापस आया। उसने इत्तला देते हुए कहा कि लो जनाब, सिराज वापस जाने के लिए तैयार है। उसके साथ एक बंदा भी है, गाड़ी को कपड़ा वगैरह मार रहा है। अब भी कोई बोरी वगैरह है गाड़ी में? इमरान ने पूछा। हाँ जी, 5 बोरियाँ हैं। मैंने गाड़ी के पास से गुजरते हुए खुद देखी है। इस दौरान में गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की दूर तादा आवाज़ आई और अंदाज़ा हुआ कि सिराज रवाना हो रहा है। 2-3 मिनट बाद सिराज का सुजुकी डब्बा गली से गुजरा। इमरान की तरह मैंने भी खिड़की में से झांक कर देखा। सेठ का साथी ड्राइविंग कर रहा था। सेठ साथ वाली नशिस्त पर बैठा था। मैंने उसे साफ पहचाना, ताहम बोरियां वगैरह नज़र नहीं आई। अंदाज़ा हुआ कि बोरियां रखने के लिए डब्बे की पिछली नशिस्त निकाल दी गई है। गाड़ी के पिछले हिस्से की डेंट वगैरह निकलवाए जा चुके थे, ताहम इसकी काफ़ी मुरम्मत होना बाकी थी। सेठ का चेहरा देखते ही मुझ पर अजीब खफियत तारी हो जाती थी। अब भी ऐसा ही हुआ। मैं काफ़ी देर बिल्कुल गुमसुम रहा। वो रात खासी सनसनीखेज थी। इमरान की कई सलाहियतें खुलकर मेरे सामने आई। इसमें गैर मामूली खौफ तो मुझसे पर पहले ही साबित हो चुकी थी। अब अंदाज़ा हुआ कि वो किसी भी ख़तरनाक काम में फौरी तौर पर कूद पड़ने और वक़्त के मुताबिक नहायत तेज़ी से फैसले करने की सलाहियत रखता है। यकीनन इसके दोस्त भी इसके मिजाज के मुताबिक ही थे। रात तकरीबन 11 बजे के लगभग मुझे पहली बार पता चला कि इमरान गाड़ी में एक पिस्टल भी रख कर लाया है। वो पिस्टल बाहर खड़ी गाड़ी से निकाल कर अंदर ले आया और उसे अपनी जैकेट में रख लिया। 8-10 इजाफी गोलियां भी उसने अपनी जेब में डाल ली। इसके बाद वो और इकबाल जुलेखा के घर में दाखिल होने के लिए तैयार हो गए। इन दोनों ने अपने चेहरे पर कपड़ों के टाठों में इस तरह छुपा लिए कि आंखों के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इमरान ने अपने जिस्म के गिर्द एक गर्म चादर भी लपेट ली। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मेरे रोकने से ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। वो
तरल और गैर मामूली सनसनी के मतलाशी हैं और ये उनके लिए एक अच्छा मौका है। इमरान मेरा कंधा थपथपा कर बोला, परेशान ना होना जिगर, यह पिस्तौल किसी को ज़ख्मी करने या मारने के लिए नहीं बल्कि अपनी हिफाजत के लिए है। मैंने बुझे लहजे में कहा, पिस्तौल तो पिस्तौल ही होता है। बहरहाल एक बात ज़हन में रखना, या होने वाले किसी भी मामले के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो मुझे कुछ भी बताए बगैर यहाँ लाए और अब उल्टे सीधे कामों में पड़ गए हो। मुझे इसमें ख़तरे की बू आ रही है। वो मुस्कुराती आवाज़ में बोला, रात का वक़्त है, स्टाम्प पेपर मिल नहीं सकता, वरना मैं अभी तुम्हें इकरारनामा लिख कर दे देता कि तुम हर मसले से बरी ज़िम्मा हो। एक स्टाम्प पेपर से नहीं, 2 से काम चलेगा, तुम मुझे भी भूल रहे हो। इम्तियाज़ ने कहा और फिर हंसने लगा। जब वो हंसता था तो उसका पूरा जिस्म हंसता था और तोंद के अंदर तो तहलका समझ जाता था। वाकई हम उसके घर में ठहरे हुए थे, वो अगर यहाँ कोई मसला खड़ा हो जाता तो वो भी लपेट में आ सकता था। कुछ ही देर बाद इमरान और इकबाल घर से बाहर निकलकर तरीकी का हिस्सा बन गए। देहात और कस्बात की यख बस्ता रातों की में सर्दी से बचने के लिए अक्सर लोग अपने चेहरे गर्म मफलरों और डाटों से बांध वगैरह से छुपा लेते हैं। इस चीज़ की कोई ख़ास अहमियत नहीं दी जाती थी। इमरान और इकबाल के जाने के बाद मैं बेचैनी का शिकार रहा। इम्तियाज़ की भी किसी हद तक मुस्तरब था, ताहम वो अपना दिल मूंगफली और रेडियो से बहला रहा था। इसकी बीवी बच्चे 2 घंटे पहले ही सो चुके थे। 4 दीवारी से बाहर सर्द हवा फराटे भर रही थी। खिड़की में से दूर हड़प्पा के टीले दिखाई दे रहे थे, इन पर मध्यम चांदनी बिखरी हुई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। इम्तियाज़ हाथी की तरह झूमता हुआ उठा और दरवाज़ा खोलने वाला इमरान ही था। वो तेज से अंदर आया, उसका मुंडासा खोला, उसका चेहरा अंदरूनी खुशी से तमतमा रहा था। लगता था बड़े मूड में है। आते साथ ही उसने मेरा बाजू पकड़ा और बोला, आओ मेरे साथ तुम्हें तमाशा दिखाऊं, बड़े मज़े का सीन है, एकदम 5 स्टार। नहीं, मुझे नहीं जाना, जो देखना है तुम ही देखो। मैंने उसका हाथ झटका। ओहो यार, क्या औरत बने बैठे हो, वहाँ कोई डर वाली बात नहीं है, अगर होती तो मैं तुम्हें बुलाने ही ना आता। चलो उठो, हैरान रह जाओगे तुम, मैं पहले ही बहुत हैरान हूँ। तुम इम्तियाज़ भाई को ले जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ, मैंने बेदिली से कहा। उसने मेरी एक ना सुनी और खींचकर मुझे उठा दिया। किसी वक्त वो बिल्कुल एक तेज़ सलाबी रेले की तरह हो जाता था। उसके अंदर एक ऐसा मोहब्बत भरा भाव पैदा हो जाता था जिसके सामने रुके रहना मुमकिन ही नहीं रहता था। तकरीबन 5 मिनट बाद मैं इमरान के साथ बाहर निकल रहा था। सर्द हवाओं की तरह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगी। इमरान ने एक बड़ा मफलर मुझे भी इसी तरह लपेट दिया कि चेहरे का बस 1/4 हिस्सा ही दिखाई देता था। गली में गहरी तारीकी थी। आखिर रातों का चांद किसी बदली में छुपा हुआ था। आवारा कुत्तों की लपेट से बचने में हम तकरीबन निसफ फरलांग चले और एक घर में दाखिल हो गए। यही शीदे और जुलेखा का घर था। छोटा सा सेन था जिसमें ईंटें लगी हुई थी। आगे एक बरामदा था जिस पर सर्दी से बचने के लिए चिक्कें डाल दी गई थी। गुसल खाने के साथ एक छोटा सा स्टोर नुमा कमरा था जिसमें बकरी बंधी हुई थी। हम बरामदे में दाखिल हुए, फिर एक कमरे का आनी दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। अंदर बल्ब की जर्द रोशनी थी। इस रोशनी में नज़र आने वाले मंजर ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। मुझे हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि मैं कोई ऐसी सूरत हाल देखूँगा। 26-27 साल की एक सेहतमंद औरत चारपाई के साथ बंधी हुई थी। वो आसन की रस्सी से उसे काफ़ी मजबूती के साथ चारपाई से जकड़ा हुआ था। औरत के जिस्म पर नाबी रंग के शनील का नया लिबास था। कानों में सोने के झुमके चमक रहे थे। वो गुदराए हुए जिस्म की थी और रंग सफ़ेद था। ये सफ़ेद रंग ही था कि जिसकी वजह से उसके एक गाल पर नीलगुन निशान सबत होकर रह गया था। यह निशान तमांचे के लगते थे। इकबाल पिस्टल हाथ में लिए उसके सराहने खड़ा था। दूसरी चारपाई पर 30-35 साल का कमज़ोर शख्स नज़र आ रहा था। उसके बाल बुरी तरह उलझे हुए थे और शक्ल से ही नज़र आता था कि वो अरसे से बीमार है। यकीनन यही शीदा था। उसे बांधा नहीं गया था। वो इतना सहमा हुआ था कि उसे बांधने की ज़रूरत ही नहीं थी। इमरान ने दाब तलब नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने बना कर
मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसने आगे झुककर बड़ी मोहब्बत से औरत के बालों में उंगलियां चलाईं और बोला, पता नहीं तू नेक है या नहीं, लेकिन शक्ल से बद भी नहीं लगती। मैं तुझसे किस तरह की तलखी नहीं करना चाहता। मैं फिर तुझसे कहता हूँ कि कोई बात मत छुपाओ, उससे तेरा ही नुकसान होना है। ये मैं सच कहती हूँ, मैं कुछ नहीं छुपा रही। मुझे जो पता है मैंने बता दिया। यही तो मसला है कि तू सब कुछ नहीं बता रही, बीच बीच में कुछ छुपा रही है, और जो कुछ छुपा रही है वही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं कभी लाहौर नहीं गई और ना ही उसने कभी मुझे लाहौर के बारे में बताया है। वो यही कहता था कि रायविंड में उसकी थोक की दुकान है और जहाँ दो आले के दुकानदार आटा चावल वगैरह लेकर जाते हैं। तेरा भांजा आज कहाँ है? सुना है वो तेरे साथ ही यहाँ रहता था। वो आज अपने पिंड गया है, 2-3 दिन तक आ जाएगा। क्या उसके दिमाग में भी कभी ये नहीं आया कि ख्वाजा सराज झूठ बोल सकता है, या उसने सोचा कि रायविंड जाकर उसका पता करना है? नहीं, वो इतने जोगा नहीं है। वो तो बस वही करता है जो उसे ख्वाजा कहता है, और तुम भी वही करती रही हो, बल्कि वही करती रही हो। इमरान मानी खेज लहजे में बोला। जुलेखा के चेहरे पर शर्मिंदगी झलकी। उसका हड्डियों का ढांचा खामद भी दूसरी तरफ देखने लगा। इकबाल ने कहा, अभी तो तूने बताया है कि पिछले 4 महीनों में तूने सराज से 40-50 हज़ार रुपया लिया है। तेरी अलमारी में से ये 3,500 निकला है, बाकी कहाँ है? बाकी वो कल ले गया है निकाल कर। 22,000 रुपया था, वो रुआंसी आवाज़ में बोली। 2 चूड़ियाँ भी थी सोने की, वो भी खींच कर ले गया। ये देखो, मरन जोगे ने मेरी बाहें छील दी हैं। उसने अपनी सुर्ख कलाइयों की तरफ इशारा किया। इमरान ने गौर से इसकी कलाइयाँ देखी और उस बात में सारा ला दिया। इस दौरान में जुलेखा का शौर सीधा कमज़ोर आवाज़ में बोला, हमारा कोई कसूर नहीं है। ख्वाजे ने जो कुछ किया है ज़बरदस्ती किया है। उसने हमारी कोई पेश नहीं चलने दी। कहता था कि अगर किसी को पता चला तो सबको हथकड़ियाँ लगेगी। इमरान बोला, ये जो 50,000 रुपया तेरी बीवी ने इससे लिया है, ये भी उसने ज़बरदस्ती दिया था, या ये सोने के झुमके, ये चूड़ियाँ, ये शनील का मदार जोड़ा, कामदार जोड़ा, ये सब ज़बरदस्ती था? तेरी बीवी की कोई मर्जी नहीं थी इसमें? सीधा जवाब में कुछ नहीं कह सका, बस बगले झांक कर रह गया। तुम दोनों इसमें बराबर के शरीक हो और जो कुछ होगा वो तुम सब के साथ होगा। इमरान ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे साथ वाले के दरवाजे के सामने ले आया। ये दूसरे कमरे का दरवाज़ा था। उसने दरवाज़ा खोला तो मैं चकरा कर रह गया। कमरे में फर्श की जगह एक बड़ा कुआं था। बल्ब की मैली सी रोशनी इस कुएं में गहराई तक पहुंचते पहुंचते बहुत मध्यम हो जाती थी। अगर कोई शख्स बेध्यानी में कमरे के अंदर 2 कदम भी रखता तो इस कुएं नुमा गड्ढे में गिर जाता। ओ खुदाया, ये क्या? इसीलिए तो मैंने कहा था जिगर कि सीन देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। मैंने आगे बढ़कर नज़र दौड़ाई। इस तकरीबन 8 फुट कतर के कुएं के अंदर बांस की एक तवील सीढ़ी लगी थी। कुआं 25 फुट से ज़्यादा गहरा था। ज़रा गौर से देखने पर अंदाज़ा हुआ कि कुएं के अंदर दाएं और बाएं तरफ 2 और गड्ढे भी नज़र आ रहे थे, या यूँ कहा जाए कि यह कुएं की दीवार में 2 छोटी सुरंगें सी थी। ये सब क्या है इमरान? मैंने तहीर में डूब कर पूछा। समझो कि ये भी मौत का कुआं है, लेकिन इसकी दीवार कच्ची है, इसलिए इनमें मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, या शायद सेठ सराज के पास कोई ऐसी मोटरसाइकिल हो जो इसमें चल सकती हो। तो ये सेठ सराज ने किया है। तो और क्या मैंने किया है? वो खबीस पिछले 3-4 महीने से सिर्फ जुलेखा के लिए यहाँ नहीं आ रहा था, ये कुआं भी खोद रहा था, मगर अंदाज़ा भी यही हुआ है कि इसके लालच की मोटरसाइकिल हड़प्पा के इस कुएं में चल नहीं सकी, यानी उसे यहाँ से कुछ नहीं मिला। इसीलिए तो वो बनाया हुआ यहाँ से रुखसत हो गया और जाते जाते अपनी जुलेखा से नकदी शक्ति भी छीन कर ले गया। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा, तुम्हें इत्मीनान से सब कुछ बताता हूँ, पहले इस कुएं की सैर तो कर लो, नीचे उतरोगे? उसने पूछा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा, ये टार्च पकड़ो, मैं देख कर आता हूँ। मैंने टार्च पकड़ ली, उसका रुख कुएं नुमा गड्ढे में कर दिया। वो सीढ़ी उतर कर नीचे चला गया। तय में लंबे दस्ते वाले 2 खुरपे और कढ़ाइयाँ पड़ी थी।
वो कुएं के अंदर से ही आवाज़ देकर बोला, ये देखो, ये लोग कसी की बजाय इन लंबे खुरपों से खुदाई करते रहे हैं। मकसद यही था कि कसी से खुदाई करेंगे तो आवाज़ पैदा होगी। दाएं बाएं नज़र आने वाले दोनों खला उफ़क़ी रुख पर ज़्यादा गहरे नहीं थे। ये बमुश्किल से 10-10 फुट आगे गए होंगे। इनके देखने से अंदाज़ा होता था कि कारआमद चीज़ों की तलाश में खुदाई करते हुए दाएं बाएं भी कोशिश की गई है। कुछ देर बाद इमरान सीढ़ियों के सहारे बाहर निकल आया। उसके जूते नम थे, यूँ लगता था कुएं की तह में थोड़ा बहुत कीचड़ था। ये तो बड़ा अजीब चक्कर लग रहा है, मैंने सरगोशी में कहा। अजीब और दिलचस्प, इमरान भी धीमी आवाज़ में बोला। यह बड़ी गलतकार औरत साबित हुई है। इसका इशारा ज़ुलेखा की तरफ था। क्या करती रही है? वो सब कुछ जो हम सोच रहे थे। यहाँ सिराज के साथ दादे ऐश भी देती रही है और साथ साथ ये खुदाई वाला काम भी होता रहा है। इसके शौहर शीदे को भी सब पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। इन लोगों ने यहाँ इसी कमरे में खुदाई क्यों की है? इसकी कोई ख़ास वजह है? मैंने दरियाफ्त किया।